वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फास्ट ट्रैक स्टडी। इस चैनल पर हम लोग जीएस सेक्शन जो सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है तो वो पढ़ेंगे। ठीक है। मैंने जीएस के सभी जो पोर्शन होते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो इन सब के नोट्स बना रखे हैं और हम लोग इसको जल्दी जल्दी पढ़कर इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है। इसके बाद फिर और भी टॉपिक जो होते हैं उनको कवर करेंगे। तो ये जो जीएस का पूरा जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो ये आपके सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और आपके एसएससी सीजीएल हुआ, जैसे रेलवे, इन सबको ये कवर करेगा। साथ ही ये आपका पीसीएस को भी कवर करेगा। ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। तो हम लोग पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। तो पॉलिटी में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था। मतलब हमें भारत की राज व्यवस्था पढ़नी है, किसी और कंट्री की नहीं। ठीक है। तो भारतीय राज व्यवस्था जो होती है वो चलती है भारत के संविधान से। सब ये संविधान क्या है, पहले से ही एक किताब बना रखी है जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट्स रूल, नियम, रेगुलेशन है। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग ही हमारी राज व्यवस्था चलेगी। ठीक है। तो हमारे जो देश में है वो है लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है? ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। मतलब लोगों का और लोगों के लिए और लोगों के द्वारा। मतलब यहाँ जो राज व्यवस्था है वो लोगों के द्वारा ही चलाई जाती है। यहाँ पर कोई मोनार्की सिस्टम या राजशाही वंश उस टाइप की कोई व्यवस्था अब नहीं चलती है। मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। जब लोग उसको पसंद करेंगे, वोटिंग के माध्यम से उसे चुनेंगे, तो ही वो हमारे देश में शासन कर सकता है। तो लोकतंत्र का यही मतलब होता है कि लोगों के द्वारा चुना जाना। ठीक है। तो अब जो भारत की जो सत्ता है, पावर है, मतलब किसी के एक पावर जो होगी, तो वो जो सत्ता की जो पावर है वो तीन कैटेगरी में डिवाइड है। ठीक। कौन कौन सी है? तो वो है लेजिस्लेचर, यानी कि जिसको बोलते हैं विधायिका व्यवस्थापिका। ठीक है। तो लेजिस्लेचर मतलब जहाँ पर हमारे नियम कानून बनाए जाते हैं। मतलब एक ऐसी संस्था होगी जहाँ पर हमारे देश में शासन करने के लिए कुछ नियम वगैरह बनाए जाएंगे, उसको बोलते हैं लेजिस्लेचर, विधायिका व्यवस्थापिका। दूसरी जो पावर, सत्ता का पार्ट है, वो है एग्जीक्यूटिव, मतलब कार्यपालिका। मतलब उसको कौन चलाएगा अब। ठीक है। मतलब नियम कानून बन गए, उनको लागू कौन करेगा, तो वो पार्ट है एग्जीक्यूटिव का। अब वो जो नियम जो चलेंगे, अब उनको देखेगा कौन? अगर उसके खिलाफ कोई नियम कानून के खिलाफ जाएगा तो उसको कौन देखेगा? तो उसके लिए है जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका। ठीक है। अगर उनके विरुद्ध कोई भी कार्य होगा तो वो कौन देखेगा? जुडिशरी देखेगी, न्यायपालिका देखेगी। ठीक है। तो ये हो गए तीन स्तर। अब आगे है, अब अब जो हमारी शासन व्यवस्था है, उस राज व्यवस्था है, उसके मतलब तीन स्तर हैं। एक जो काम करती है सेंट्रल लेवल पे, तो सेंट्रल लेवल पर काम करती है यूनियन गवर्नमेंट, संघीय सरकार जिसको बोलते हैं। दूसरी होती है स्टेट लेवल पर, राज्य स्तर पर, जिसको बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। और तीसरा होता है लोकल गवर्नेंस, जिसको बोलते हैं हिंदी में स्थानीय स्वशासन। इसके अंडर में आ जाता है पंचायत, नगर पालिका और जिला बोर्ड। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम थोड़ा सा इसकी भूमिका के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे देश में सबसे पहले देखो, सभी कंट्री में, देश के सभी कंट्री मोनार्की सिस्टम चला करता था। धीरे धीरे हम लोकतंत्र की तरफ बढ़े। ठीक है। तो जब लोकतंत्र की तरफ बढ़े तो लोकतंत्र में कैसे हमारे यहाँ मतलब संविधान का निर्माण हुआ, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। तो तो अब पढ़ेंगे कि सबसे पहले देखो, हमारे देश में अंग्रेज शासन किया करते थे। तो सबसे पहले जो अंग्रेज आया वो था जॉन मेल्डन। ठीक है। कब आया था? 1599 में। जो तो जॉन मेल्डन हल जो था वो सबसे पहला अंग्रेज़ था जो भारत आया था। और जब वो भारत आया था तो उस समय जो ब्रिटेन की महारानी थी वो कौन थी? क्वीन एलिजाबेथ टेलर प्रथम।
ठीक। तो इस समय भारत में मुग़ल साम्राज्य चला करता था, और उस समय जो मुग़ल बादशाह थे वो अकबर थे। ठीक। और एक अंग्रेज़ जो था अकबर के दरबार में विजिट करके गया था, उसका नाम था रॉल्फ फिंच। ठीक है। तो इतना याद रखेंगे कि जो पहला अंग्रेज़ आया भारत में वो कौन था, जॉन मेंडल हल था। और अकबर के शासन में पहला जो अंग्रेज़ आया वो था रॉल्फ फिंच। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तो रॉल्फ फिंच था। तो इसके बाद जितने भी जो यूरोपीय भारत आए थे, उनका आने का पहला उद्देश्य यही था कि भारत में आकर व्यापार करना है और उन्हें अपने धर्म यानी कि ईसाई क्रिश्चियनिटी का धर्म प्रचार करना है। तो जब अंग्रेज भारत में आए तो शुरुआत में उन्होंने देखा कि व्यापारिक दृष्टि से जो भारत है बहुत ही फेवरेबल जगह है, मतलब जहाँ पर व्यापार बहुत आसानी से किया जा सकता है और यहाँ से बहुत ही फ़ायदा हो सकता है उन्हें व्यापार करके। तो इसीलिए जब जॉन मेंडलर यहाँ से होकर, जॉन मेंडलर और रॉल्फ फिंच दोनों ब्रिटेन पहुँचे, तो इन्होंने एक व्यापारिक दल बनाया और इस ग्रुप का नाम रखा था मर्चेंट एडवेंचर्स। ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे कि जब जॉन मेंडलहल और रॉल्फ फिंच यहाँ भारत से अपने देश गए ब्रिटेन में, तो वहाँ पर इन्होंने एक व्यापारियों का एक दल बनाया जिसका नाम रखा मर्चेंट एडवेंचर्स। ठीक। अब आगे चलते हैं। तो जब मर्चेंट एडवेंचर नाम का व्यापारी का दल बनाया, तो यही ग्रुप महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम के पास गया और महारानी एलिजाबेथ से भारत में और भारत जैसे अन्य पूर्वी देशों में व्यापार करने की परमिशन मांगी। और महारानी एलिजाबेथ ने मर्चेंट एडवेंचर्स नाम के ग्रुप को भारत और अन्य देशों में व्यापार करने के लिए 15 साल की अनुमति दी। कितने साल की? 15 साल की। और मतलब एक तरीके से वहाँ अपनी महारानी से उन्होंने एक रिटन डॉक्यूमेंट ले लिया जो कि 15 साल के लिए था व्यापार करने के लिए। और इसी परमिट को जो बोला जाता है 1600 का राजलेख, मतलब 1600 का चार्टर। ठीक है, इसी को बोलते हैं। तो जब ये परमिट लेटर साइन किया गया महारानी एलिजाबेथ टेलर के प्रथम द्वारा 31 दिसंबर 1600 को, इसी परमिट साइन किया गया महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम के द्वारा, तो 31 दिसंबर 1600 को ही लंदन में स्थापना हुई किसकी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। जब वो लेटर तैयार कर लिया गया तो उसी के दौरान फिर एक कंपनी का निर्माण किया गया जिसका नाम रखा गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण या गठन कब हुआ? 1600 में। ठीक। अब आगे पढ़ते हैं। तो इसके बाद अंग्रेज़ों ने व्यापार करने की दृष्टि से भारत में आना शुरू किया और भारत में सबसे पहला अंग्रेज जॉन मेंडलहन आया था। तो ये समुद्री मार्ग से नहीं बल्कि थल मार्ग से आया था। ठीक है। तो याद रखें कि ये सबसे पहले थल मार्ग से आया था, ना कि जल मार्ग से। तो जल मार्ग से कौन आएगा वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो उस समय जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर भारत में मुग़ल बादशाह हुआ करता था, लेकिन 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। तो अकबर की मृत्यु हो गई 1605 में। याद रखेंगे अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 में। तो अकबर के मरने के बाद ही अकबर का ही बेटा सलीम, सलीम समझ रहे हो, जहांगीर। ठीक। तो सलीम भारत का अगला मुग़ल बादशाह बना जहांगीर के नाम से। ठीक। और यह 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक भारत का मुग़ल बादशाह रहा। और 1608 ईस्वी में ही जहांगीर के दरबार में एक अंग्रेज़ आया जिसे हम कैप्टन विलियम हॉकिंस के नाम से जानते हैं। ठीक। तो जो मिल्डन और रॉल्फ फिंच आए थे वो अकबर के शासनकाल में आए थे, और दरबार में गया था रॉल्फ फिंच, और जॉन मिल्डन दरबार में नहीं गया था, लेकिन सबसे पहला अंग्रेज वही आया था। ठीक। ये दोनों जाके महारानी के पास जाते हैं, उनको सब बताते हैं कि इंडिया में ऐसी ऐसी है कि यहाँ पर हम लोग अपना व्यापार कर सकते हैं। तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम टेलर ने उनको एक पत्र दिया जिसको बोला जाता है 1600 का चार्टर। ठीक। तो इसके बाद 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो 1608 में आता है कौन? कैप्टन विलियम हॉकिंस। ठीक। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस
ठीक है। तो कैप्टन, अच्छा, और वो जो जॉन मेंडल आया था वो आया था थल मार्ग से, और कैप्टन विलियम हॉकिंस आएगा समुद्री मार्ग से। तो समुद्री मार्ग से आने वाला पहला अंग्रेज माना जाता है कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक, जो हेक्टर या रेड ड्रैगन नाम के जहाज से आया था और जहांगीर के दरबार में गया था भारत में फैक्ट्री लगाने की परमिशन मांगने के लिए। तो ये फैक्ट्री लगाने की परमिशन के लिए जाता है जहांगीर के दरबार में। और जब इसने जहांगीर से फैक्ट्री लगाने की परमिशन मांगी तो मुग़ल बादशाह जहांगीर के द्वारा अंग्रेज़ों को सबसे पहले फैक्ट्री लगाने की जो अनुमति थी, परमिशन थी, वो दी गई मूसलीपट्टनम में। ठीक है। तो जो सबसे पहले फैक्ट्री लगाई गई वो मूसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में मिली थी। इसीलिए अंग्रेज़ों ने अपनी पहली और टेम्परेरी, इसको अस्थाई फैक्ट्री बोलते हैं, मतलब स्थायी तौर पर नहीं बनाई गई थी। तो कहाँ पे लगी? मूसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। लेकिन जब अंग्रेज़ भारत आए और इन्होंने मूसलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री लगाई तो अंग्रेज़ों से पहले भारत में डच लोग भी आ चुके थे। तो याद रखेंगे कि अंग्रेज़ से पहले कौन आए थे? डच। ये सारा हिस्ट्री का पोर्शन है जो हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे कि हमारी संविधान लिखने की प्रोसेस क्या थी। तो हमारी संविधान लिखने की प्रोसेस वो अंग्रेज़ों से चलेगी। तो इसीलिए थोड़ा फोकस जो रहेगा अभी अंग्रेज़ों के ऊपर रहेगा, ठीक। तो अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों से पहले डच भी हमारे यहाँ रह चुके थे। तो अंग्रेज़ों से पहले डच लोग भी आ चुके थे और अंग्रेज़ों और डचों में कुछ डिस्प्यूट, विवाद हुए। इसी की वजह से जहांगीर के द्वारा जो परमिट था उसे कैंसिल कर दिया जाता है। और इसके बाद जो अंग्रेज़ों की सबसे पहली फैक्ट्री थी, ये अस्थाई फैक्ट्री थी जो कि फिर बाद में कैंसिल हो जाता है। लेकिन इसके बाद अंग्रेज़ों ने अपनी सबसे पहली स्थाई जो फैक्ट्री थी वो लगाई 1613 में। कहाँ पर? सूरत में, ठीक। तो याद रखेंगे अंग्रेज़ों ने सबसे अपनी अस्थाई फैक्ट्री लगाई थी मूसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, और स्थाई फैक्ट्री लगाई सूरत में, ठीक, सूरत गुजरात में। तो जब सन 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की परमिशन 15 वर्षों की दी थी, तो 1615 ईस्वी में 15 वर्ष का परमिट समाप्त हुआ। और जब वो 15 साल का परमिट समाप्त हुआ तो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में ही एक और अंग्रेज आया जिसका नाम था सर टॉमस रो, ठीक है। तो याद रखेंगे जब 15 साल का परमिट समाप्त होता है महारानी के द्वारा तो इसके बाद जहांगीर के दरबार में आए सर टॉमस रो। पहले कौन आए थे? तो याद रखेंगे कौन आए थे। सबसे पहले आया था जॉन मेल्डन और उसके साथ आया था रॉल्फ फिंच। इसके बाद आया कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में। अब इसके टाइम पे 15 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है। इसके बाद आता है टॉमस रो। तो अब याद रखेंगे सर टॉमस रो। तो सर टॉमस रो जिसको ब्रिटेन के महाराजा जेम्स प्रथम ने क्योंकि जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, अब वो नहीं थी। इसके बाद जो वहाँ के राजा थे जो शासन व्यवस्था देख रहे थे वो देख रहे थे जेम्स प्रथम। तो जेम्स प्रथम का ही प्रतिनिधि बनकर आया था सर टॉमस रो, और जेम्स प्रथम के द्वारा ही ईस्ट इंडिया कंपनी को आजीवन भारत में व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया गया। पहले 15 वर्ष के लिए था और इन्होंने आजीवन के लिए सर टॉमस रो को दे दिया था परमिशन। तो इसके बाद धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने भारत में व्यापार करना शुरू किया और धीरे धीरे भारत में कई स्थानों पर फैक्ट्रियां स्थापित की, ठीक है। लेकिन 17वीं शताब्दी के अंत तक यानी कि 1700 आते आते अंग्रेज़ों ने भारत के कई जगहों पर अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर ली और व्यापार अच्छी तरीके से भारत में जमा लिया था अंग्रेज़ों ने। और भारत में कब तक? 1700 आते आते, ठीक है। तो भारत में अंग्रेज़ों के व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र जो हुआ करते थे वो 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। कौन कौन सी? कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, ठीक है। हर प्रेसिडेंसी में या हर स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन एक गवर्नर काम किया करता था। उसी के अधीन एक डिप्टी गवर्नर काम किया करता था और उसी के अधीन 24 लोग हुआ करते थे, ठीक, जिन्हें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हिंदी में बोलेंगे निदेशक मंडल, कहा जाता था। तो अंग्रेज़ों के लिए टर्निंग पॉइंट आया जब औरंगजेब की
मृत्यु के बाद, ठीक है, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो जैसे ही अच्छा, औरंगजेब कब मरा? 1707 में। तो जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो वो मुग़ल साम्राज्य जो हिंदुस्तान में सबसे पावरफुल था, सबसे ज़्यादा विस्तृत था, सबसे ज़्यादा मजबूत, समृद्ध, अमीर था, बहुत तेज़ी से बिखरा और बहुत तेज़ी से मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ। क्योंकि जितना योग्य और कैपेबल मुग़ल बादशाह औरंगजेब हुआ करता था, उतने ही नालायक उसके उत्तराधिकारी साबित हुए। और मात्र 115 साल में ही 1707 में जैसे ही औरंगजेब मरा, तो 1857 तक आते आते मुग़ल साम्राज्य की जो वैभवता, जो उसका नाम रोशन हुआ करता था, वो सारा का सारा मिट्टी में मिल गया। और जब 1713 से 1719 तक भारत का मुग़ल बादशाह फर्रुखसियार था, तो फर्रुखसियार के शासनकाल में महत्वपूर्ण घटना घटित होती है क्या, कि जब फर्रुखसियार को पाँव में एक बार फोड़ा हो जाता है, तो उसने सारे के सारे फिजिशियन, सारे सारे वैद्यों से इलाज करवाया, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। तो फिर एक अंग्रेज सर्जन फर्रुखसियार के दरबार में आया, जिसका नाम था डॉक्टर विलियम हैमिल्टन। तो याद रखेंगे, फर्रुखसियार 1713 में, 1713 1719 तक फर्रुखसियार शासन करता था, ठीक है। तो उसके पैर में हो जाता है घाव, जिसको कोई भी वैद्य और कोई भी सही नहीं कर पा रहा था। तो एक अंग्रेज डॉक्टर आता है, फिजिशियन, जिसका नाम था डॉक्टर विलियम हैमिल्टन। तो इसी डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने मुग़ल बादशाह फर्रुखसियार की सर्जरी की, इसका ऑपरेशन किया और इसके पाँव में चीरा लगाकर पेट्रोलियम जेली लगा दी। और मात्र पेट्रोलियम जेली लगाने से ही कुछ ही दिनों में भला चंगा हो गया मुग़ल बादशाह फर्रुखसियार। और इतना ज़्यादा खुश हुआ ब्रिटिशर्स से, कि इसने अंग्रेज़ों को बंगाल में करमुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी, ठीक है। तो बस यही टर्निंग पॉइंट साबित हुआ अंग्रेज़ों के लिए। इसीलिए अंग्रेज़ों ने सबसे पहले बंगाल पर अधिकार किया और प्रशासनिक कार्य शुरू किए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग अब पढ़ेंगे बंगाल, ठीक। तो यहाँ तक सब कुछ आई थिंक क्लियर होगा। और ये वीडियो 17 मिनट का हो गया है। तो अब हम अगले लेक्चर में बंगाल पढ़ेंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग इसको एक बार जल्दी से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।